न्यूक्लियर बॉम्ब। आखिर कहां से आया ये खतरनाक अजूबा? जहां सैकड़ों मिसाइल्स मिलकर इतनी तबाही नहीं मचा पाती, उससे कहीं ज्यादा ये एक बॉम्ब अपने साथ बर्बादी लेकर आता है। सिर्फ एक झटके में पलक झपकते ही दुनिया के नक्शे से एक बड़ा इलाका गायब हो सकता है और लाखों लोग मौत की नींद सो सकते हैं। इसलिए जिस देश के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, उस देश को किसी से डरने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि दुनिया उससे डरने लगती है। इजराइल जैसे देश ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ हमेशा क्यों रहते हैं? In the case of Iran's nuclear plans to build a bomb, this bomb has to be filled with enough enriched uranium. क्योंकि उसे अच्छी तरह पता है, अगर ईरान ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया तो वो इजराइल के वजूद के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। आप इसी बात से इसकी ताकत का अंदाजा लगा सकते हो कि कहने को तो सिर्फ हिस्ट्री में 2 बार न्यूक्लियर बॉम्ब का खुला इस्तेमाल किसी देश के खिलाफ किया गया है, लेकिन ये हिस्ट्री की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक घटना है। लेकिन जितना ये बॉम्ब डेंजरस है, इसकी इन्वेंशन स्टोरी और हिस्ट्री असल में उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और हैरान कर देने वाली है। आपने न्यूक्लियर वेपन्स की तबाही की कहानियां तो बहुत सुनी होंगी, लेकिन आज मैं आपको इस बॉम्ब के बनने की डिटेल हिस्ट्री एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इस पर हमने एक बड़ी रिसर्च के बाद ये वीडियो तैयार की है और इस पूरी रिसर्च का रेफरेंस प्रूफ के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी ऑफ द मोस्ट डेंजरस वेपन इन ह्यूमन हिस्ट्री। दिसंबर 1938, जर्मनी। बर्लिन की एक लैब में 2 साइंटिस्ट ऑटो हान और फ्रिट्ज स्ट्रेसमन एक सवाल का जवाब ढूंढ रहे थे। क्या यूरेनियम का एटम टूट सकता है? एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने देखा कि यूरेनियम पर न्यूट्रॉन गिराने पर एटम 2 टुकड़ों में टूट गया और एक साइलेंट एक्सप्लोजन हुआ। दोनों को ही समझ नहीं आया कि आखिर ये हुआ क्या, लेकिन वो इस बात से बेखबर थे कि उन्होंने कुछ अब ऐसा ढूंढ लिया है जो अब पूरी दुनिया का सिस्टम बदल देगा। और कुछ समझ न आने की वजह से उन्होंने इस अनएग्जाम्पल्ड रिएक्शन को पब्लिश कर दिया और ये रिएक्शन न्यूज दुनिया भर के साइंटिस्ट के बीच जाने लगी। लेकिन जब इस रिएक्शन का पता चला उनकी एक पुरानी साथी लीसी मेटनर को, जो पहले हान और स्ट्रेसमन के साथ उसी बर्लिन की लैब में काम करती थी और साथ ही एक यहूदी भी थी जो हिटलर के जर्मनी की सत्ता संभालने के बाद जर्मनी छोड़कर स्वीडन जा चुकी थी। उन्होंने अपने नेफ्यू ऑटो फ्रिट्ज के साथ मिलकर जब 1939 में इस रिएक्शन पर डिटेल एनालिसिस की, तो इसी दौरान उनको पता लगा कि लैब में हुई उस रिएक्शन का मतलब है न्यूक्लियर फिजन। दुनिया ने पहली बार इस नाम को सुना। मेटनर के नेफ्यू फ्रिट्ज ने न्यूक्लियर फिजन वाली इस डिस्कवरी को वर्ल्ड में पब्लिश कर दिया और ये न्यूज भी साइंस की दुनिया में फैलने लगी। तभी साइंटिफिक डिस्कवरी के बारे में पता चलता है लियो सिजलार्ड को, जो कि एक जीनियस हंगेरियन साइंटिस्ट थे और साथ ही अब वो अमेरिका में अपनी जिंदगी बिता रहे थे। उन्होंने इस डिस्कवरी के बारे में वो ढूंढ निकाला जिसके बाद अब दुनिया का सिस्टम वाकई बदलने वाला है। उन्होंने देखा कि इससे बहुत खतरनाक बॉम्ब बनाया जा सकता है जो इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि ये डिस्कवरी जर्मनी में हुई थी और न्यूज अब पब्लिश हो चुकी थी, तो सिजलार्ड को डर था कि अगर ये बात जर्मनी के डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर को पता लग गई तो वो सब कुछ बर्बाद कर देगा। इसलिए सिजलार्ड ने सोचा कि हिटलर कुछ करे उससे पहले ही ये खबर अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट तक पहुंचानी होगी। और इसके लिए सिजलार्ड ने मदद ली उस वक्त के एक बेहद ही ब्रिलियंट और पॉपुलर साइंटिस्ट की, एल्बर्ट आइंस्टीन। आइंस्टीन उस वक्त बीच पर छुट्टियां मना रहे थे और सिजलार्ड खुद जाकर आइंस्टीन को इन्फॉर्म करना चाहते थे। इसलिए जुलाई 1939 में सिजलार्ड ने खुद जाकर आइंस्टीन को ये बात बताई और उन्होंने साथ ही आइंस्टीन से ये भी कहा कि वो अमेरिकन प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करने में सिजलार्ड की मदद करें। फिर 2 अगस्त 1939 के दिन लियो सिजलार्ड ने प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करने के लिए एक लेटर भी लिखा जिस पर आइंस्टीन ने अपने सिग्नेचर किए। लेटर में रूजवेल्ट को साफ साफ वार्न किया गया कि अगर हिटलर ने ये बॉम्ब बना लिया तो इसका रिजल्ट बहुत विनाशकारी होगा। इससे पहले हिटलर बॉम्ब बनाए, अमेरिका को उससे पहले अपना बॉम्ब तैयार करना होगा। जब ये लेटर रूजवेल्ट तक पहुंचा तो अमेरिकन ने इस बात को उतना सीरियस नहीं लिया जितना लेना चाहिए था। दूसरी तरफ 1 सितंबर 1939 के दिन हिटलर की आर्मी ने पोलैंड पर अटैक कर दिया और इसके साथ ही शुरू हुई अब तक की सबसे बड़ी जंग, वर्ल्ड वॉर 2। Hitler's Nazi Party became firmly embedded not just in German politics, but into German society as a whole.
The German people had much to thank the Nazi Party for, since they pulled the country out of the despair of defeat and reinvigorated. वही बॉम्ब बनाने की ये न्यूज अब हिटलर के डेस्क तक पहुंच गई और हिटलर ने इस खतरनाक बॉम्ब के बारे में जैसे ही सुना, उसने इस बॉम्ब को बनाने के लिए साइंटिस्ट की एक बड़ी टीम काम पर लगा दी और बॉम्ब बनाने के इस पूरे प्रोजेक्ट को नाम दिया गया यूरेनबेरियन प्रोजेक्ट। दूसरी तरफ था अमेरिका, जो कि इस वर्ल्ड वॉर में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करना चाहता था और इस सबसे बिल्कुल अलग होकर बैठा था। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि अमेरिका को भी इसमें इन्वॉल्व होना पड़ा। दरअसल जापान ने 7 दिसंबर 1941 के दिन अमेरिका के एक बेस पर बड़ा अटैक लॉन्च किया, पर्ल हार्बर। यह अटैक इतना बड़ा था कि पूरा बेस तबाह हो गया और जापान के इस अटैक में 2000 से ज्यादा अमेरिकन सोल्जर्स मारे गए और अमेरिका के 18 नेवल शिप्स और 328 एयरक्राफ्ट्स पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गए। अमेरिका, जो अब तक इस वॉर से दूर रहना चाहता था, लेकिन जापान के इस अटैक के बाद अमेरिका बुरी तरह गुस्से में आकर जापान के अगेंस्ट वॉर अनाउंस कर देता है। December 7, 1941, a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. और अब अमेरिका भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एक हिस्सा बन चुका होता है। फिर इसी के साथ कुछ टाइम के अंदर ही अमेरिकन साइंटिस्ट को ये बात समझ आ जाती है कि सच में इन रिएक्शंस के बाद एक विनाशकारी बॉम्ब बनाया जा सकता है और फाइनली अमेरिका ने भी इस बॉम्ब को बनाने के लिए दिसंबर 1941 में मैनहट्टन प्रोजेक्ट नाम का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया और हजारों साइंटिस्ट को इस प्रोजेक्ट में लगाया गया। लेकिन शॉकिंग बात तो यह है कि जिस साइंटिस्ट ने अमेरिका को ये सारी डिटेल्स दी थी, जो वाकई एक जीनियस साइंटिस्ट भी थे, अमेरिकन आर्मी ने उन्हें ही इस प्रोजेक्ट में शामिल नहीं किया, बल्कि इस प्रोजेक्ट के दौरान इसमें शामिल लोगों को आइंस्टीन से बात करने पर भी पाबंदी लगा दी, क्योंकि आइंस्टीन एक जर्मन ही थे और अमेरिकन आर्मी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। इसलिए आइंस्टीन कभी इस प्रोजेक्ट में शामिल हुए ही नहीं। फिलहाल अमेरिका में 3 डिफरेंट जगहों पर काम स्टार्ट हुआ इस बॉम्ब को बनाने के लिए। ओक रिज, टेनेसी, यहाँ 3 अलग अलग टेक्निक से यूरेनियम को पावरफुल बनाया गया और इसके ठीक 6 महीने बाद हैनफोर्ड, वॉशिंगटन में एक फैक्ट्री बनाई गई प्लूटोनियम की और लॉस एलामोस, न्यू मैक्सिको में बना बॉम्ब को डिजाइन करने का सेंटर। यहाँ ओपेनहेमर और उनकी टीम ने काम किया था। ओपेनहेमर, जो कि इस पूरे प्रोजेक्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। इस न्यूक्लियर बॉम्ब को बनाने के लिए कनाडा की एल्डोरेडो माइन और शिंको लेब्वे माइन, बेल्जियन कॉन्गो जैसी जगहों से यूरेनियम लाया गया। अब अमेरिका और जर्मनी दोनों में ही मानो एक रेस स्टार्ट हो गई थी कि कौन पहले इस बॉम्ब को बनाकर तैयार कर लेगा। लेकिन जहां जर्मनी में हिटलर के यूरेनबेरियन प्रोजेक्ट में बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्हें जबरदस्ती काम पर लगाया गया था, इसलिए माना जाता है कि उनमें कभी यूनिटी थी ही नहीं, बल्कि इसी वजह से जर्मनी का बॉम्ब कभी तैयार ही नहीं हो सका। वहीं अमेरिकन साइंटिस्ट ने यूनिटी के साथ काम किया और दुनिया का पहला न्यूक्लियर बॉम्ब बनाकर तैयार कर दिया। लेकिन बॉम्ब तो रेडी हो चुका था और अब देखना बाकी था इसका टेस्ट कि आखिर इस बॉम्ब से कितनी तबाही हो सकती है। फाइनली 16 जुलाई 1945 के दिन न्यू मैक्सिको के डेजर्ट में इस बॉम्ब का टेस्ट हुआ। ये वो लास्ट टाइम था जब वर्ल्ड वॉर 2 अपने पीक पर था। टेस्टिंग के दौरान जब ये बॉम्ब फटा तो सिर्फ एक झटके के अंदर एक बहुत बड़ा इलाका तबाह बर्बाद हो गया और एक मशरूम जैसा क्लाउड आसमान में बहुत ऊंचाई पर बन गया। ये सब देखकर साइंटिस्ट भी अब बहुत ज्यादा डर चुके थे और अब उन्हें समझ आ चुका था कि इसके बाद दुनिया बदल चुकी है। लेकिन अब गौर करने वाली बात यह है कि जर्मनी का न्यूक्लियर बॉम्ब तो कभी बना ही नहीं, तो फिर अब इस न्यूक्लियर बॉम्ब का क्या होगा। और 13 अप्रैल 1945 के दिन एडोल्फ हिटलर ने सुसाइड भी कर ली, जिसके बाद जर्मनी ने सरेंडर कर दिया। City of Reims, once under the German heel, stands the schoolhouse where the terms of unconditional surrender are to be signed. Complete defeat of the German armed forces by those of Britain, Russia and the United States. और यूरोप में फाइनली वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गई, तो अब अमेरिका क्या करेगा? 1 मिनट। अब भी एक देश है जो एशिया में नॉन स्टॉप लड़े जा रहा है और झुकने का नाम नहीं ले रहा, और अब ये देश अमेरिका के लिए एक बड़ा चैलेंज है, जापान। After 2 months of grim fighting, the Japanese were within 30 miles of Port Mozambique. Then finally, US reinforcements left behind by the Japanese. 6 अगस्त 1945 का दिन था। जापानीज शहर हिरोशिमा में रोज की तरह जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। गर्मियों का मौसम था और सब कुछ सिंपल लग रहा था।
लेकिन कोई नहीं जानता था कि आसमान से एक बहुत बड़ी आफत उनकी तरफ आ रही है। एक अमेरिकन एयरक्राफ्ट एनोला गे हिरोशिमा के आसमान पर आता है और करीब 8:15 पर इस एयरक्राफ्ट से कुछ नीचे गिरता है। लगभग 45 सेकंड तक नीचे गिरने के बाद शिमा हॉस्पिटल के ऊपर एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है और फिर देखते ही देखते 1.5 किलोमीटर के पास एरिया में सब कुछ खत्म हो जाता है। ग्राउंड टेम्परेचर 7000 डिग्री तक पहुंच जाता है। शहर की 90,000 बिल्डिंग्स में से 60,000 बिल्डिंग्स पूरी तरह डैमेज हो जाती हैं और पलक झपकते ही 70,000 लोग मारे जाते हैं। ये था अमेरिका का न्यूक्लियर बॉम्ब लिटिल बॉय। We have spent more than $2 billion on the greatest science. इसकी ब्लास्ट फोर्स TNT के 15,000 टन के बराबर होती है, जिससे पूरे शहर का 60% एरिया पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है और एक मशरूम क्लाउड 40,000 फीट की ऊंचाई पर बनता है। ये अटैक इतना भयानक था कि अटैक के बाद न्यूक्लियर शेडोज यानी लोगों की जली हुई परछाइयां दीवारों पर रह जाती हैं। इमेजिन करके देखिए कि जहां कुछ मिनट पहले सब कुछ ठीक था, तो अब वहीं दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ तबाही नजर आ रही थी। जिंदगी का नामो निशान तक नहीं था। इस अटैक के बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रूमन सामने आकर कहते हैं, A short time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima. We have now added a new and revolutionary increase in destruction. लेकिन इतनी बड़ी तबाही के 2 दिन बाद भी जापान की तरफ से सरेंडर का कोई सिग्नल नहीं मिल रहा था। और इसी के ठीक बाद 9 अगस्त 1945 के दिन अमेरिकन B-29 बॉक्सर प्लेन जापान के शहर कोकुरा पहुंचता है एक बहुत बड़ी तबाही का सामान लेकर। लेकिन वहां मौसम खराब होता है और जापानीज एयरक्राफ्ट का खतरा भी बना रहता है। लगभग 45 मिनट तक आसमान में घूमने के बाद प्लेन का फ्यूल कम होने लगता है और फाइनली प्लेन को सेकेंडरी टारगेट नागासाकी की तरफ मोड़ा जाता है। लेकिन हिरोशिमा और नागासाकी दोनों में ही एक बहुत बड़ा डिफरेंट था। जहां हिरोशिमा फ्लैट था तो वहीं नागासाकी का शहर 2 पहाड़ियों और वैली के बीच घिरा हुआ था। फ्यूल कम होने की वजह से टारगेट हिट करने का सिर्फ एक ही चांस था। करीब 11:02 पर फाइनली नागासाकी पर फैटमैन नाम का एक न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया जाता है और एक बार फिर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और सब कुछ बर्बाद कर दिया जाता है। 40,000 लोग तुरंत मारे गए। शहर की लगभग 40% बिल्डिंग्स पूरी तरह बर्बाद हो गईं। फिर से एक बहुत बड़े लेवल पर जापान का एक और शहर तबाही की आग में झुलस गया। इस शहर का साउथ ईस्ट पार्ट गवर्नमेंट जोन बचा रहा। नागासाकी पर बॉम्ब गिराने के बाद प्लेन को ओकिनावा ले जाकर फ्यूल की कमी की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। इस अटैक के बाद फाइनली जापान की कमर टूटी और 14 अगस्त 1945 के दिन जापान ने ऑफिशियली सरेंडर एक्सेप्ट कर लिया। The Japanese foreign minister signed the instrument of surrender, followed by the army chief of staff. General MacArthur signed. Eyewitnesses saw his hands tremble. The Allied इन न्यूक्लियर अटैक से ऐसी तबाही हुई कि हिरोशिमा में 33 फायर स्टेशंस में से 26 पूरी तरह तबाह हो गए। हॉस्पिटल, इलेक्ट्रिक पोल्स, फैक्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट सिस्टम सब कुछ बर्बाद हो गया। 13 जून 1946 के दिन अमेरिका ने भी हिरोशिमा नागासाकी बॉम्बिंग्स की ऑफिशियल रिपोर्ट दी तो पता चला कि 1946 तक हिरोशिमा में 1,35,000 लोग मारे गए, तो वहीं 64,000 लोग नागासाकी में भी मारे गए। इन हमलों में लोगों की 3 तरह से सबसे ज्यादा मौतें हुई थी। रेडिएशन और फ्लैश बर्न से जलने पर, बिल्डिंग से गिरने से और गामा रेस की वजह से। लेकिन ये रिपोर्ट्स तो महज सिर्फ अंदाजा थी। रियल नंबर कुछ और भी हो सकता है। पहली बार दुनिया ने एक ऐसा वेपन देखा जो एक झटके में पूरे शहर को दुनिया के नक्शे से मिटा देता है और ये वाकई ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। हिरोशिमा और नागासाकी सालों तक इस जख्म से नहीं उभर पाए, लेकिन ये खौफ सिर्फ हिरोशिमा और नागासाकी तक सीमित नहीं रहा। साल 1986 के टाइम यूएसएसआर के वक्त में यूक्रेन के शहर चेरनोबिल में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में विस्फोट हो गया, जिसके बाद आसपास की बिल्डिंग्स में आग लग गई और लोगों में बीमारियां फैलने लगी थी। इससे दुनिया को एक और मैसेज मिला कि न्यूक्लियर वेपन वॉर में हो या प्लांट में, इसका खतरा हर जगह बरकरार है। न्यूक्लियर वेपन्स की इतनी खतरनाक एक्टिविटी देखने के बाद न सिर्फ आम लोग बल्कि इस बॉम्ब को बनाने वाले लोग भी कांप उठे और इसके अगेंस्ट बात करने लगे। दरअसल जब हिरोशिमा नागासाकी बॉम्बिंग्स के बाद अमेरिका ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट के एक फिजिशियन साइंटिस्ट फिलिप मॉरिसन को हिरोशिमा भेजा, तो मॉरिसन वहां के हालात देखकर इतने खौफजदा हुए कि उन्होंने उसके बाद अपनी पूरी जिंदगी
न्यूक्लियर वेपन्स के अगेंस्ट कैंपेन में गुजार दी। और ओपेनहाइमर, जो कि इस पूरे न्यूक्लियर प्रोजेक्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं, जब वो व्हाइट हाउस गए तो उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रूमन से कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट, आई फील आई हैव ब्लड ऑन माई हैंड्स। ओपेनहाइमर भी इन बॉम्बिंग्स में हुई डेथ्स के लिए हमेशा खुद को ब्लेम करते रहे, और यहाँ तक कि आइंस्टीन, जिन्होंने फॉर्मर प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को लेटर लिखकर ये न्यूक्लियर प्रोजेक्ट स्टार्ट कराया था, वो इन बॉम्बिंग्स के बाद कहते हैं कि ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए इन अटैक्स के बाद और वर्ल्ड वॉर 2 के एंड होने के बाद 1950 में करीब 5 साल के बाद इन दोनों शहरों का रिबिल्ड स्टार्ट हुआ। हिरोशिमा को प्लानिंग के साथ बिल्ड किया गया और ये एक इंडस्ट्रियल सेंटर बना। नागासाकी का उराकामी एरिया भी तैयार किया गया। इसके बाद हिरोशिमा और नागासाकी अब न्यूक्लियर वेपन्स के अगेंस्ट मूवमेंट के सेंटर बन चुके हैं। इन बॉम्बिंग्स के बाद दुनिया ने देखा कि तबाही किस लेवल पर हुई, और इसके बाद दुनिया में वर्ल्ड वॉर 2 जैसी कोई जंग दोबारा ना हो, इसके लिए यूनाइटेड नेशंस की स्थापना भी की गई और 1963 में पार्शियल न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी साइन हुई। ये ट्रीटी अमेरिका, यूएसएसआर और ब्रिटेन ने साइन की थी, जिसके अकॉर्डिंग एयर, वाटर और स्पेस में न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग पर बैन लगा दिया गया। और आगे जाकर 1968 में न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी भी देखने को मिली। इसके मुताबिक दुनिया में और न्यूक्लियर कंट्रीज ना बढ़ें, न्यूक्लियर वेपन्स किसी और कंट्री को ना मिलें। इसमें अमेरिका, यूएसएसआर और ब्रिटेन ने लीड की थी और 190 के करीब देश शामिल भी हुए। लेकिन क्या दुनिया ने सीखा? आज भी दुनिया में 9 न्यूक्लियर पावर्स हैं। रशिया, अमेरिका, चाइना, फ्रांस, ब्रिटेन, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और अनऑफिशियली इजराइल। इनके पास जो हथियार हैं वो हिरोशिमा में फटे बॉम्ब से कई गुना ज्यादा ताकतवर हैं। और कहा जाता है कि रशिया के पास एक डेड हैंड सिस्टम भी है, इसमें हजारों न्यूक्लियर बॉम्ब तैयार हैं। अगर एक भी गलती हुई तो दुनिया भर में मौजूद हजारों न्यूक्लियर वॉरहेड एक्टिव हो सकते हैं। 70 साल पहले जो हुआ वो एक वार्निंग थी दुनिया के लिए, और अगर आज वैसा कुछ भी दोबारा हुआ तो हो सकता है कि इंसानियत दुनिया में तबाही की नोक पर खड़ी हो जाए। इसलिए जब जब 2 न्यूक्लियर पावर कंट्रीज एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़ी होती हैं तो पूरी दुनिया की नजरें सिर्फ उन पर टिक जाती हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि क्या हो सकता है। इसलिए वक्त है सबको संभलने का, वॉर से नहीं पीस से जीतने का, साइंस के साथ साथ समझ से चलने का। सो हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे ही होंगे। तो फाइनली दोस्तों ये वीडियो आप तक पहुंच चुका है, जिसे हमने एक बड़ी रिसर्च के बाद और काफी दिनों की मेहनत के बाद बनाकर तैयार किया है, और आपने इसे पूरा वॉच कर लिया है। थैंक यू सो मच। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और ऐसे ही आगे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आने वाले वीडियोस किन टॉपिक्स पर होना चाहिए हमें जरूर से सजेस्ट करें। और ये न्यू चैनल पर फर्स्ट वीडियो है, इसलिए अपना प्यार बनाए रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।